वेलकम टू डिटेल एंड डेप्थ। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे स्केलर क्वांटिटीज़ और वेक्टर क्वांटिटीज़ के बारे में। फिजिक्स के लॉज को एक्सप्रेस करने के लिए, फिजिक्स के नियमों को व्यक्त करने के लिए हमें कुछ क्वांटिटीज़ की आवश्यकता होती है। हमें कुछ भौतिक राशियों की आवश्यकता होती है, जैसे डिस्टेंस, एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, मास, टाइम। ये सब क्या है? ये फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़ मेजरेबल होती हैं, अर्थात उनका एक साइज होता है, उन्हें मापा जा सकता है। वो कभी छोटी होती हैं, कभी बड़ी होती हैं। जैसे 5 मीटर का डिस्टेंस 10 मीटर के डिस्टेंस से कम है। 10 मीटर पर सेकेंड का वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से कम है। इस साइज को हम लोग मैग्नीट्यूड कहते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज दो तरह की होती हैं। कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जिन्हें केवल उनके मैग्नीट्यूड द्वारा उनका कंप्लीट डिस्क्रिप्शन हो जाता है। उनके परिमाण द्वारा ही उनका पूर्ण रूप से वर्णन हो जाता है। ऐसी क्वांटिटीज को हम लोग स्केलर या अदिश कहते हैं। ए फिजिकल क्वांटिटी which is completely described by only its magnitude is called a scalar quantity। वह भौतिक राशि जिसे केवल उसके परिमाण द्वारा पूर्ण रूप से व्यक्त किया जा सकता है, उसे हम अदिश राशि कहते हैं। जैसे किसी ऑब्जेक्ट का मास बताना है तो उसे हम कहेंगे कि यह 5 kg है, या कहेंगे 10 kg है, या कहेंगे 20 kg। हम सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड के बारे में बात करेंगे, उसी से उसके बारे में, उसके मास के बारे में कंप्लीट डिस्क्रिप्शन हो जाएगा। तो स्केलर क्वांटिटीज को केवल उसके मैग्नीट्यूड या उसके परिमाण द्वारा पूरी तरह से व्यक्त किया जा सकता है, उसका कंप्लीट डिस्क्रिप्शन हो जाता है। तो स्केलर क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए हमें केवल उसके मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है और उसे एक न्यूमेरिकल वैल्यू और एक यूनिट द्वारा पूरी तरह से उसको डिस्क्राइब किया जा सकता है। जैसे मास को हम लिखने के लिए 5 kg लिखते हैं, तो एक नंबर हुआ 5 और एक यूनिट हुआ kg या किलोग्राम। लेकिन कुछ ऐसी भी क्वांटिटीज हैं जिनका कंप्लीट डिस्क्रिप्शन केवल उनके मैग्नीट्यूड या परिमाण से नहीं होता है। उसके लिए डायरेक्शन की भी आवश्यकता होती है, दिशा की भी आवश्यकता होती है। ऐसी क्वांटिटीज को, ऐसे राशियों को हम लोग वेक्टर या हिंदी में सदिश कहते हैं। ए फिजिकल क्वांटिटी विच रिक्वायर्स magnitude as well as direction for complete description is called a vector quantity। वह राशि जिसे पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए हमें उसके परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, उसे हम सदिश राशि कहते हैं। जैसे हम कहें कि एक ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है, तो 5 मीटर पर सेकेंड हमें ये बताता है कि ऑब्जेक्ट कितना फास्ट है, वस्तु कितनी तेजी से चल रही है। परंतु वेलोसिटी का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन तब हो सकता है जब हमें ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन भी बताया जाए कि ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में मूव कर रही है। 5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी का मतलब हुआ कि 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से ऑब्जेक्ट एक किसी सर्टेन डायरेक्शन में, किसी विशेष दिशा में जा रही है।
तो वेलोसिटी का डिस्क्रिप्शन तब जाकर कंप्लीट होगा जब हम 5 मीटर पर सेकेंड के साथ साथ ऑब्जेक्ट के मोशन का डायरेक्शन भी बताएं। तो इस तरह से वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हैं जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। तो अब हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज के दो कैटेगरीज हैं, एक स्केलर और दूसरा वेक्टर, एक अदिश और एक सदिश। स्केलर में डायरेक्शन की बात नहीं है, जबकि वेक्टर में डायरेक्शन की बात है। अदिश में दिशा नहीं है, जबकि सदिश में दिशा की बात है। हम जब एडिशन करते हैं तो स्केलर क्वांटिटीज़ का एडिशन सिंपल अलजेब्रा, जो साधारण अलजेब्रा जो हम लोग पढ़ते रहे हैं मैथमेटिक्स में, उन्हीं के नियमों द्वारा हम उसका सारा काम करते हैं, उसे जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा करते हैं या भाग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम 2 kg मास और 5 kg मास को ऐड करें तो चूंकि मास एक स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है, तो 2 kg और प्लस 5 kg ये हमेशा 7 kg होगा। 2 किलोग्राम और 5 किलोग्राम मिलकर हमेशा 7 किलोग्राम ही होंगे। लेकिन अगर हम डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन, जो एक वेक्टर है, सदिश राशि है, उसको जोड़ें तो अगर एक विस्थापन, एक डिस्प्लेसमेंट 3 मीटर है और दूसरा डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर है, तो दोनों मिल करके हर केस में 8 मीटर नहीं होंगे। जैसे कि मान लें कोई ऑब्जेक्ट टुवार्ड्स ईस्ट, पूरब की ओर चला 5 मीटर और ए से बी पर पहुंचा। अब बी से उसने अपने मोशन का डायरेक्शन बदला और बी से सी पर पहुंचा टुवार्ड्स नॉर्थ, उत्तर की ओर चलते हुए, और ये डिस्प्लेसमेंट उसका टुवार्ड्स नॉर्थ 3 मीटर था। अब यहाँ दो डिस्प्लेसमेंट है, एक 5 मीटर टुवार्ड्स ईस्ट और दूसरा 3 मीटर टुवार्ड्स नॉर्थ। इन दोनों डिस्प्लेसमेंट को मिलाकर देखें तो ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम ए टू सी, और ये 5 + 3 = 8 नहीं होगा। तो इस तरह से 5 मीटर और 3 मीटर के ये दो डिस्प्लेसमेंट अगर हम जोड़ें तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर है, तो अब जो डिस्प्लेसमेंट मिलेगा दोनों को मिला करके वो 8 मीटर का नहीं होगा। किसी सर्टेन केस में हो भी सकता है जबकि दोनों डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में हो, लेकिन ये ऑलवेज 8 मीटर होगा, ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम लोगों को वेक्टर के एडिशन के लिए दूसरा रूल अपनाना पड़ता है, जिसे हम कहते हैं ट्रायंगल रूल। इसे हम लोग बाद में देखेंगे कि ट्रायंगल रूल क्या होता है। अब कुछ एग्जाम्पल हम लेते हैं। स्केलर के कुछ एग्जाम्पल हैं डिस्टेंस, मास, टाइम, एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, वर्क, पावर, एटसेट्रा। वेक्टर्स के एग्जाम्पल हैं वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सीलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, एटसेट्रा। अब वेक्टर को जोड़ने, उनको ऐड करने या सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम लोग वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन या सदिश का निरूपण एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट द्वारा किया जाता है, दिष्ट रेखा खंड द्वारा किया जाता है। दिष्ट रेखा खंड, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट का अर्थ ये होता है कि हम एक लाइन सेगमेंट खींचें और इसके एक किनारे पर तीर लगा दें, एरो लगा दें।
एरो वाले एंड को हम हेड कहते हैं और दूसरे किनारे को टेल कहते हैं। तीर वाले सिरे को शीर्ष और दूसरे सिरे को पुच्छ कहते हैं। किसी वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन इसी डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट द्वारा किया जाता है, जहां लाइन सेगमेंट का लेंथ, रेखाखंड की लंबाई, वेक्टर का मैग्नीट्यूड अर्थात सदिश का परिमाण बताती है, और जो एरो का डायरेक्शन होता है, जो तीर की दिशा होती है, वो वेक्टर की दिशा या वेक्टर का डायरेक्शन बताता है। जैसे हमें सपोज कीजिए कि हमें कई वेलोसिटीज़, कई वेग दिखाने हैं जो अलग अलग डायरेक्शन में हैं और उनका अलग अलग मैग्नीट्यूड भी है। जैसे एक वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड टुवार्ड्स ईस्ट, दूसरा है 10 मीटर पर सेकेंड टुवार्ड्स नॉर्थ ईस्ट, तीसरा है 15 मीटर पर सेकेंड टुवार्ड्स नॉर्थ। तो हम दिखाने के लिए हम 3 लाइन सेगमेंट खींचेंगे, एक पूरब की ओर, एक उत्तर पूर्व की ओर और एक उत्तर की ओर। हम एक स्केल चुने, अगर 1 सेंटीमीटर का लेंथ हम लें 1 मीटर पर सेकेंड के लिए, तो ये जो पूरब की ओर का जो हमारा वेलोसिटी है ये है 5 मीटर पर सेकेंड। तो हम ये लाइन सेगमेंट 5 सेंटीमीटर का लेंगे और एरो लगा देंगे। जो उत्तर पूर्व की दिशा में, जो नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकेंड है, तो हम एक लाइन सेगमेंट लेंगे 10 सेंटीमीटर का और उसके एक सिरे पर हम एरो लगा देंगे। तीसरा हमारा वेलोसिटी है नॉर्थ की ओर 15 मीटर पर सेकेंड, तो हम एक 15 मीटर पर सेकेंड का लाइन सेगमेंट लगाकर उस पर एरो लगाएंगे नॉर्थ के डायरेक्शन में। तो इस तरह से हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। और जो वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन होता है डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट से, तो उस लाइन सेगमेंट का लेंथ हमको उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताता है, और जो डायरेक्शन होता है एरो का वो वेक्टर का डायरेक्शन होता है। अब सिंबॉलिकली हम लोग कैसे वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कहीं लिखना हो कि ये एक वेक्टर है, तो हम उसे 2 कैपिटल लेटर अंग्रेजी के लिखकर उस पर एरो लगाते हैं। जैसे हम लिखें AB ऊपर एरो, तो ये एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा जो पॉइंट A से पॉइंट B की ओर है, और इसका मैग्नीट्यूड AB, जो लाइन सेगमेंट AB का लेंथ है उसके बराबर है। तो इस तरह से वेक्टर को सिंबॉलिकली हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, उसके इनिशियल और फाइनल पॉइंट को लिख करके और उस पर एक एरो हेड लगा करके। कभी कभी वेक्टर को सिंबॉलिकली एक लेटर से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे A फॉर एक्सीलरेशन, ऊपर एक एरो, F फॉर फोर्स, ऊपर एक एरो, V फॉर वेलोसिटी, ऊपर एक एरो। तो एक लेटर से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। अब हम समझते हैं कि 2 वेक्टर को इक्वल कब कहा जाएगा, एक बराबर एक समान कब कहा जाएगा। तो 2 वेक्टर को एक समान कहते हैं, एक बराबर कहते हैं, इक्वल वेक्टर कहते हैं अगर उनका मैग्नीट्यूड के साथ साथ उनका डायरेक्शन भी सेम। जैसे यहाँ जो देख रहे हैं 2 वेक्टर, ये दोनों इक्वल वेक्टर हैं क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड भी सेम है, इक्वल है, और डायरेक्शन भी सेम है। किसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को लिखने के लिए हम लोग उस वेक्टर के दोनों साइड 2 लाइन खींच देते हैं और इसे हम पढ़ते हैं मॉड ऑफ ए। या कभी कभी वेक्टर से एरो हटा देते हैं तो ये उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताता है। जैसे सिंपली ए लिखें तो ये वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड शो करेगा। तो अब हम वेक्टर का एडिशन सीखते हैं कि वेक्टर को ऐड कैसे किया जाता है, वेक्टर का या सदिशों का योग कैसे निकाला जाता है, 2 वेक्टर को कैसे जोड़ा जाता है। वेक्टर के लिए हमारा सिंपल अलजेब्रा का रूल काम नहीं करता है,
तो वेक्टर को ऐड किया जाता है ट्रायंगल रूल से। अब ट्रायंगल रूल क्या है उसके समझने के पहले हम यहाँ समझते हैं कि अगर दो डिस्प्लेसमेंट लें तो उनका सम कैसे हम लोग निकाल सकते हैं। सपोज करो कि एक ऑब्जेक्ट ए से बी की ओर चला, ए से बी पर जब वो पहुंचा तो इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ ए बी वेक्टर। हम इसको सिंबॉलिकली स्मॉल ए वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब वही ऑब्जेक्ट अपना डायरेक्शन चेंज करता है और बी से सी तक दूसरे डायरेक्शन में पहुंचता है। इसका दूसरा डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, बी सी वेक्टर। हम इसको सिंबॉलिकली बी वेक्टर से डिनोट कर रहे हैं। तो अब ए वेक्टर और ये बी वेक्टर दोनों का सम देखें, दोनों को मिला करके देखें कि टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हमारा होगा ए सी। तो ए सी जो वेक्टर है ये, इसमें दो डिस्प्लेसमेंट मिले हुए हैं, एक ए और एक बी। तो हम ये ए सी हमारा क्या होगा, ए प्लस बी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। यही ट्रायंगल रूल है। ट्रायंगल रूल क्या कहता है कि यदि दो वेक्टर ए और बी को ऐड करना हो तो हम ए के हेड पर, उसके शीर्ष पर बी का टेल रखते हैं। ए का हेड और बी का टेल कोइंसाइड करते हैं। अब ए के टेल से और बी के हेड तक जो वेक्टर होगा वही हमारा इन दो वेक्टर का सम होगा। तो इस तरह से वेक्टर को ऐड करते हैं हम लोग ट्रायंगल रूल से। इसी ट्रायंगल रूल के आधार पर एक और रूल बना लिया गया वेक्टर को जोड़ने के लिए, जिसे हम पैरेललोग्राम रूल कहते हैं, समांतर चतुर्भुज का नियम। समांतर चतुर्भुज के नियम द्वारा भी हम वेक्टर को जोड़ सकते हैं। अगर हमें दो वेक्टर को ऐड करना है तो दोनों वेक्टर के टेल को कोइंसाइड करते हैं, दोनों वेक्टर के टेल को कोइंसाइड करते हैं और इन दो वेक्टर को एडजेसेंट साइड मानकर, आसन्न भुजाएं मानकर पैरेललोग्राम पूरा करते हैं, एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं। अब इस समांतर चतुर्भुज का वह विकर्ण, इस पैरेललोग्राम का वह डायगोनल जो कॉमन टेल से जाता है, जो उभयनिष्ठ पुच्छ से जाता है, वह विकर्ण दोनों वेक्टर का सम होगा, दोनों सदिशों का योग होगा। यदि दो वेक्टर ए और बी हों और इन पर इनके एडिशन के लिए, इनके योग के लिए पैरेललोग्राम रूल लगाया जाए और ए और बी के बीच का एंगल थीटा हो, तो हम यहाँ पर ज्योमेट्री अप्लाई करके, बाई ज्योमेट्री, हम ये देख सकते हैं कि ये दोनों वेक्टर का जो सम है वह डायगोनल जो कॉमन टेल से जा रहा है उसका मैग्नीट्यूड होगा रूट अंडर मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस 2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। और इसका डायरेक्शन निकालें और वो डायरेक्शन वेक्टर ए से अल्फा एंगल बनाए तो tan अल्फा बराबर होगा b साइन थीटा डिवाइडेड बाई a प्लस b कॉस थीटा। तो इस तरह से हम दो वेक्टर को ऐड करना हो तो उसका हम मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं और उनके दोनों का जो सम है, जो रिजल्टेंट वेक्टर है, उसका डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं अगर इन दो वेक्टर के बीच का एंगल मालूम रहे तो।
तो ये वेक्टर एडिशन का पैरेललोग्राम रूल है, समांतर चतुर्भुज नियम है। वेक्टर का एडिशन कम्यूटेटिव होता है, क्रम विनिमेय होता है। वेक्टर का योग क्रम विनिमेय होता है। क्रम विनिमेय या कम्यूटेटिव का क्या अर्थ है कि ए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए, अर्थात ए में बी को जोड़ें या बी में ए को जोड़ें, दोनों ही तरह से रिजल्ट सेम होगा। इसे हम यहाँ देख सकते हैं बाय फिगर। पहले हमने ए में बी को जोड़ा, फिर बी में ए को जोड़ा, दोनों में रिजल्ट हमारा सेम आ रहा है। वेक्टर का एडिशन एसोसिएटिव होता है, सहचर्य नियम का पालन करता है। इसका क्या अर्थ है? तो सहचर्य नियम या एसोसिएटिव लॉ कहता है कि अगर तीन वेक्टर ए बी और सी को ऐड करना हो तो किसी दो को इसमें से किसी दो को पहले ऐड कर लें और तीसरे को फिर बाद में उसमें ऐड कर लें, रिजल्ट सेम आएगा। जैसे हम ए और बी को पहले ऐड करें और जो ए और बी का जो सम आए उसमें वेक्टर सी को ऐड करें तो जो रिजल्ट मिलेगा। और अगर दूसरे तरीके से हम ए को रहने दें, बी प्लस सी पहले निकाल लें, बी को सी में पहले ऐड कर लें और उनका जो सम आए ए में उस सम को जोड़ लें, ये दोनों तरह से रिजल्ट हमारे सेम आएंगे। तो इस तरह से वेक्टर का सम एसोसिएटिव होता है। अब किसी वेक्टर को अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका क्या अर्थ होता है? तो किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर वेक्टर का मैग्नीट्यूड उतना टाइम्स हो जाता है, लेकिन उसका डायरेक्शन वही रहता है। जैसे के कोई नंबर हो तो के ए वेक्टर का अर्थ हुआ वह वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड ए के मैग्नीट्यूड का के टाइम्स है, लेकिन डायरेक्शन वही है जो ए का डायरेक्शन है। जैसे हम 2 वेक्टर ए कहें तो इसका अर्थ हुआ कि वह वेक्टर जिसका डायरेक्शन तो ए का ही डायरेक्शन है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड ए का डबल है, 2 टाइम्स है, ए का 2 गुना है। 3 ए कहें तो मैग्नीट्यूड ए के मैग्नीट्यूड का 3 गुना होगा और डायरेक्शन वही ए का डायरेक्शन होगा। अब हम समझते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर वह वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड यूनिटी अर्थात 1 होता है। वह सदिश जिसका परिमाण 1 हो उसे हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। हम किसी भी वेक्टर को उसका मैग्नीट्यूड और उसमें उसी डायरेक्शन के एक यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। जैसे ए कोई वेक्टर है तो हम ए को ए उसका मैग्नीट्यूड और एन कैप लिख सकते हैं, जैसा जहाँ की एन कैप ए के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर है। तो यहाँ हम मैग्नीट्यूड ऑफ ए और यूनिट वेक्टर लिखें तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय इस यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो इसलिए इस पूरे वेक्टर ए एन कैप का मैग्नीट्यूड क्या होगा? वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। और डायरेक्शन, चूंकि हमने एन कैप लिया है किस डायरेक्शन में? ए के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, तो इस एन कैप का और ए का डायरेक्शन सेम है, इसलिए हम ए वेक्टर को उसका ए का मैग्नीट्यूड और मल्टीप्लाइड बाय एन कैप लिख सकते हैं। अब हम निगेटिव ऑफ वेक्टर का अर्थ समझते हैं कि माइनस ऑफ ए वेक्टर कहने का क्या अर्थ है। तो जिस तरह से हम नंबर लाइन पर +5 पर जाने के लिए 0 से 5 यूनिट्स राइट साइड जाते हैं और -5 तक पहुंचने के लिए 0 से 5 यूनिट लेफ्ट साइड जाते हैं, उसी तरह से वेक्टर में भी
अगर ए वेक्टर का जो डायरेक्शन है तो माइनस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो वही होगा लेकिन डायरेक्शन ए का अपोजिट डायरेक्शन होगा। तो नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर इज दैट वेक्टर विच हैज़ सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन। किसी सदिश का ऋणात्मक सदिश वह सदिश है जिसका परिमाण तो उसी सदिश के समान रहता है लेकिन उसकी दिशा विपरीत हो जाती है। अब इसी निगेटिव वेक्टर का सहारा लेकर के हम लोग वेक्टर का सब्ट्रैक्शन करते हैं। जैसे हमें a माइनस बी, a में से b को सब्ट्रैक्ट करना हो तो वेक्टर a माइनस वेक्टर b को हम लिख सकते हैं वेक्टर a प्लस माइनस ऑफ वेक्टर b। अब वेक्टर a में माइनस ऑफ वेक्टर b को ऐड करेंगे तो हमें वेक्टर a माइनस वेक्टर b मिल जाएगा। वेक्टर a में माइनस ऑफ वेक्टर b ऐड करने का क्या अर्थ हुआ कि हम वेक्टर a के हेड पर माइनस ऑफ वेक्टर b का टेल रखेंगे, अर्थात हम एक वेक्टर इस तरह से खींचेंगे जिसका डायरेक्शन b के डायरेक्शन के अपोजिट हो लेकिन मैग्नीट्यूड सेम रहे। अब ये वेक्टर हो गया माइनस ऑफ b वेक्टर। अब इन दोनों को जोड़ेंगे वेक्टर a और माइनस ऑफ वेक्टर b, तो ये जो हमको सम मिलेगा ये हमें देगा a माइनस b। ज़ीरो वेक्टर क्या होता है? ज़ीरो वेक्टर वह वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड ज़ीरो होता है। ज़ीरो वेक्टर वास्तव में कहीं एग्जिस्ट नहीं करता है क्योंकि जब मैग्नीट्यूड ही ज़ीरो हो जाएगा तो वो क्वांटिटी ही कहाँ एग्जिस्ट करेगी। लेकिन फिर भी हमारे मैथमेटिकल कैलकुलेशन में ये वेक्टर आ जाता है। जैसे दो वेक्टर ऐसे हों कि दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम हो लेकिन डायरेक्शन उनका अपोजिट हो, तो ऐसे वेक्टर को जब ऐड करेंगे तो हमको मैग्नीट्यूड तो मिलेगा ज़ीरो। लेकिन चूंकि हम वेक्टर को ऐड कर रहे हैं इसलिए ये जो होगा दोनों का एडिशन जो होगा वो भी एक वेक्टर होगा, उसको भी हमको एक वेक्टर ही मानना चाहिए। इसलिए इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो ज़ीरो होगा लेकिन फिर भी हम इसे ज़ीरो वेक्टर कहेंगे। तो ज़ीरो वेक्टर का ये कॉन्सेप्ट होता है। तो आज का डिस्कशन यही ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट डिस्कशन में हम लोग देखेंगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, सदिशों का वियोजन, अर्थात एक सदिश को दो या दो से अधिक सदिशों में, एक वेक्टर को दो या दो से अधिक वेक्टर्स में कैसे तोड़ते हैं हम ये देखेंगे। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।